तो मेरा मशवरा ये होता है कि जो न्यू इमिग्रेंट्स के आप पहले आके यहाँ पर सेटल डाउन हो, शॉर्ट टर्म रेंटल देखें, बिकॉज अब आप जाती लैंड करते हैं, यू कैन नॉट इवन, आप यहाँ पर रेंट पे घर भी नहीं ले सकते बिकॉज आपका क्रेडिट स्कोर नहीं है। तो जो जो जिन्होंने आज तक कभी कोई घर नहीं खरीदा, फर्स्ट टाइम होम बायर हैं और जो रेंट पे रह रहे हैं और उनके पास ये सब चीजें हैं, तो मेरे ख्याल से इट्स अ गुड टाइम टू बाय, बिकॉज यहाँ पर इस वक्त मार्केट में सेलर्स तो हैं, बायर्स कम है। रेंटल कम होना, अब रेंटल कम होना शुरू हो गए, दैट्स अ साइन। जब रेंटल कम होना, जब पिछले 1 साल से रेंटल ऊपर जा रहे थे, अब रेंटल नीचे की तरफ आना शुरू हुए, तो दैट्स अ साइन कि यहाँ पर लोगों की जॉब लॉसेस हो रही हैं, इनकम कम हो रही है। देखिए, रियल एस्टेट इज नॉट अ स्टॉक मार्केट के सुबह लिया शाम में बेच दिया, हफ्ते भर बेच दिया। लॉन्ग रियल एस्टेट अगर आप जब भी बाय करते हैं, स्पेशली फर्स्ट टाइम होम बायर, दे आर बाइंग फॉर अ 5 ईयर होराइजन। कैनेडियन मार्केट इज नॉट अ हाई यील्ड, हाई रेंटल यील्ड, उसमें कोई बहुत ज्यादा रेंट नहीं मिलता आपको। दुबई की मार्केट डिफरेंट है, यूएस की मार्केट इवन डिफरेंट है। लेकिन कनाडा में जो जो लोग प्रॉपर्टी बाय करते हैं, वो इसलिए बाय करते हैं कि वो जनरेशनल वैल्यूज कहते हैं ना, अगली नस्ल के लिए। यहाँ पर लेआउट चेंज करना है और दीवारें तोड़ना, ये बहुत लंबी कॉस्ट है, उसके लिए आपको लाइसेंसिंग वगैरह, परमिट वगैरह के बड़े मसले होते हैं, तो लेआउट आपके हिसाब से होना चाहिए। जी दोस्तों, सो आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं, ये हमारी पहली पॉडकास्ट है इस चैनल पे। तो मैंने अपने जो गेस्ट को बुलाया है वो है जुनैद ज़िक्र। ही इज़ अ रियल एस्टेट एजेंट इन और रियल्टर इन कनाडा। तो इनको मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल आते हैं जिसमें लोग ये पूछते हैं कि हम कनाडा मूव कर रहे हैं या हमने कर लिया है, हम प्रॉपर्टी किस तरह की लें, कहाँ लें, और क्या ये सही टाइम भी है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, आजकल की मार्केट क्या चल रही है। तो मैंने कहा कैसा हो कि हम एक एक्सपर्ट ही को बुला लें, जिनका डे इन डे आउट यही काम है कि वो हमको जो है वो असेस करें और हमसे फिर इवेंचुअली शेयर भी करें इस पॉडकास्ट के थ्रू कि वो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं विद रिगार्ड्स टू बाइंग द हाउस और द राइट टाइम एंड इन्वेस्टमेंट एंड ऑल। बहुत बड़ा डिसीजन होता है घर लेना, क्योंकि आपकी बहुत सारी इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट जा रही होती है, थोड़ा सा पर्सनल डिसीजन भी होता है, इमोशनल डिसीजन भी होता है। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम जो है वो सारे एस्पेक्ट्स को देख के डिसाइड करें कि ये सही डिसीजन है या नहीं है। बट एनीवेज, मैं और ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिवाय इसके कि एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको वैल्यू मिले इस कंटेंट से तो उसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पे मैं और मेरी वाइफ बतूल जो है वो कंटेंट बनाते हैं विद रिगार्ड्स टू कमिंग टू नॉर्थ अमेरिका, सेटलिंग इन नॉर्थ अमेरिका। हमारा एक्सपीरियंस रहा है कमिंग फ्रॉम साउथ एशिया, लिविंग इन दुबई, देन इन कनाडा एंड नाउ इन यूएस। तो हम ये सारा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपसे। बट एनीवेज, विदाउट फर्दर डिले, लेट्स मूव ऑन टू जुनैद। सो जुनैद, अगर आप जल्दी से थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें ताकि हम सबको पता चल जाए कि आप हैं कौन, एंड देन वी विल जंप इनटू सम स्पेसिफिक क्वेश्चंस आई हैव फॉर यू। थैंक यू। शुक्रिया बहरोज। मेरा नाम जुनैद है, जैसे बहरोज ने बताया आपको, और मैं कनाडा में पिछले 5 साल से हूँ। विद माय बैकग्राउंड, मेरा जो प्रीवियस तालीम है वो इन फाइनेंस फील्ड पाकिस्तान में और दुबई में रहा। कनाडा में 5 साल से, और कनाडा आने के बाद मैंने अपनी जो फील्ड ऑफ वर्क जो कि फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से थी, मैं स्पेसिफिकली रियल एस्टेट में आ गया हूँ। तो यहाँ के लाइसेंस लिया और फिर रियल एस्टेट में मैं लोगों को खरीदने में, बेचने में, रेंटिंग में, फर्स्ट टाइम होम बायर हों या जो नए इमिग्रेंट्स हैं या जो ऑलरेडी यहाँ लोग रह रहे हैं, उनको मैं हेल्प करता हूँ। फ्रॉम उनको फ्रॉम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, और भी दूसरे फैक्टर्स हैं। तो कोर मेरा रियल एस्टेट है, बट साइड में मैं कुछ और भी इन्वेस्टमेंट्स एडवाइजरी करता हूँ, चाहे वो बिजनेस खरीदना बेचना हो या कंपनीज को एस्टैब्लिश करना हो, बिजनेस एस्टैब्लिश करना हो, या उनकी एडवाइजरी हो। सो बट कोर रियल एस्टेट अदर और वो भी चीज़ें। थैंक यू जुनैद। अच्छा चलें, पहला सवाल ये है कि मैं एक नया इमिग्रेंट हूँ, अभी कनाडा मूव हुआ हूँ। आपकी क्या एडवाइस है, घर मुझे कब लेना चाहिए? और इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, सॉरी मैं आपको ये भी समझा दूं। एक तो ये कि मेरा एस्पेक्ट भी कि क्या मुझे फॉरन, क्योंकि जब मुझे याद है जब मैं कनाडा आया था तो लोग कहते थे बस फॉरन घर ले लो, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, और फॉरन ले लो, अभी ले लो। और एक वो एडवाइस होती है और एक वो एडवाइस होती है कि नहीं नहीं ठहर के लो, जरा देख लो, मार्केट को संभाल लो, समझ जाए या समझ लो मार्केट को। सो एक पर्सनल एस्पेक्ट है कि पर्सनली आपको क्या लगता है, आप अगर किसी अपने दोस्त को एडवाइस करेंगे तो कब लेना चाहिए, और फ्रॉम फिर मार्केट स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं और प्राइसेस नीचे हैं, जा रही हैं और मजीद नीचे जाएंगी। ये काफ़ी लोडेड क्वेश्चन है, सो आई लेट यू टैकल इट, बट ज़रा बताएं कि क्या अच्छा टाइम है घर लेने का एक नए इमिग्रेंट के लिए,
और अगर आप एक थोड़े से पुराने इमिग्रेंट हैं तब आपके लिए कौन सा अच्छा टाइम? टिपिकली होता है कि जब आप किसी भी रियल एस्टेट वाले से बात करते हैं तो कहता है ऑलवेज अ गुड टाइम, आपको अभी आप खरीद लें बस। लेकिन मुझसे जब लोग कांटेक्ट करते हैं, मैं ये देखता हूँ कि उस पर्टिकुलर इंसान की और उसकी जो फैमिली है उसकी सिचुएशन क्या है। और उस वक्त आज की तारीख में मार्केट की सिचुएशन क्या है। ठीक है ना। एक तो आपकी अपनी सिचुएशन, क्या आपके अपने पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन या आपकी जो फैमिली, और उसके साथ साथ मार्केट की सिचुएशन क्या है। तो अगर आप आज की तारीख में देखें, वी आर इन 2024 जनवरी, ठीक है ना। तो उसमें मोस्ट ऑफ दी जो ज्यादातर जो इमिग्रेंट्स आते हैं, उनके पास कोई बहुत ज्यादा डाउन पेमेंट नहीं होती। ये एक कैटेगरी जो यहाँ पर आके जॉब तलाश करने की कोशिश करते हैं, यंग फैमिली है, एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, कपल है, और उनके पास जॉब नहीं है और उनके पास बहुत मिनिमम फाइनेंशियल डाउन पेमेंट है। तो मैं कहता हूँ कि भाई पहले आप अपने आप को सेटल डाउन करें। बिकॉज जब तक आपकी कोई इनकम स्टार्ट नहीं होती, क्रेडिट स्कोर नहीं बनता, आपका आपकी अपनी सेटलमेंट नहीं होती कि कहाँ आपने रहना है, और आपने अभी तक एरिया को पहचाना नहीं होता, जाना नहीं होता, शहर नहीं देखा होता, तो घर लेना इज नॉट लगा कोई आप आईफोन जाके नहीं ले रहे, आप घर ले रहे हैं। तो उसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स और भी होती हैं। तो मेरा मशवरा ये होता है कि जो न्यू अमेरिकन कि आप पहले आके यहाँ पर सेटल डाउन हो, शॉर्ट टर्म रेंटल देखें। बिकॉज अब आप जाती लैंड करते हैं, यू कैन नॉट इवन, आप यहाँ पर रेंट पे घर भी नहीं ले सकते बिकॉज आपका क्रेडिट स्कोर नहीं है। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अभी पहली दफा आ रहे हैं। जो कि रिटर्निंग इमिग्रेंट्स होते हैं उनका एक डिफरेंट होता है, उनकी ऑलरेडी क्रेडिट स्कोर बना हुआ होता है, उनको थोड़ा सा आइडिया होता है। तो उनकी भी कोशिश ये होती है कि आपके पास जॉब नहीं है तो आप बेहतर है कि पहले आप रेंट करें एक साल, बिकॉज आपके पास जॉब नहीं है। अगर जॉब है भी तो बहुत इनिशियल अर्ली डेज हैं। तो वो कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है जिनको ऑलरेडी इतना सारा पैसा है, जो कि घर खरीद सकते हैं, जब वह यहाँ बहुत ज्यादा डाउन पेमेंट 30-40% डाउन पेमेंट कर सकते हैं। तो उनके उनके अलग ऑप्शन हैं। उनको आप शॉर्ट टर्म रेंटल पे कहीं पर लैंड करवाएं या किसी रिश्तेदार के यहाँ रुकवाएं और फिर जाके आप घर ढूंढना शुरू करें। एज यू सेड कि इट्स नॉट कोई कोई सीधा सवाल नहीं है जिसका सीधा जवाब हो। तो शॉर्ट में ये है कि हर एक की सिचुएशन डिफरेंट है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल, जो बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं यार पहले हम देखते हैं, समझते हैं स्कूल कहाँ पर है, मोहल्ला कैसा है, वहाँ पर लोग किस तरह के रहते हैं। तो आई थिंक इट्स बेस्ट टू स्टे एज अ रेंटल एंड देन डिसाइड। ठीक है, तो अब देखें, अब मुझे लगा लें मुझे साल 2 साल हो गए हैं और मैंने डाउन पेमेंट भी जमा कर ली है। अब मुझे डर ये है कि मार्केट के लिए ये सही टाइम है खरीदने का या नहीं है। सो उस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जब आपसे सवाल करते हैं कि यार मैं अभी लूँ या रुक जाऊँ, साल रुक जाऊँ, और अगर रुकूँ तो कितना अर्सा रुकूँ? व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू देयर? सो अगर आपकी इनकम है, आपके पास डाउन पेमेंट है और आपके पास क्रेडिट स्कोर है, तो आपको मॉर्गेज मिल जाएगा। ये 3 चीजें नहीं है तो आपको मॉर्गेज नहीं मिलेगा। अगर ये 3 चीजें हैं और आपने डिफरेंट शहर, डिफरेंट एरिया देख के आपको अंदाजा हो गया कि मैं इस इलाके में या इस तरह के घर में रहना चाहता हूँ। आज की तारीख में जहाँ पर इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 6% से ऊपर है, अगर आप कोई भी नया मॉर्गेज लेने जाते हैं तो 6% से ऊपर मिलेगा मॉर्गेज। कुछ केसेस में 6% से कम मिलेगा, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, या जो केसेस होते हैं जो कि इंश्योर्ड है वर्सेस नॉन इंश्योर्ड। बट बिटवीन 575 टू 650 आपको मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसके वजह से मार्केट थोड़ी सी प्राइस नीचे आई हुई है। ये कोई पाकिस्तान की मार्केट नहीं है या कोई दुबई की मार्केट नहीं है, जहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान दुबई की मार्केट डिफरेंट है बिकॉज वो मॉर्गेज डिपेंडेंट नहीं है। कनाडा मार्केट इज मॉर्गेज डिपेंडेंट। तो आपके इस वक्त इंटरेस्ट रेट हाई है, इसके वजह से प्राइस कम हो गई है और आप रेंट पे कर रहे हैं। तो जो जिन्होंने आज तक कभी कोई घर नहीं खरीदा, फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, और जो रेंट पे रह रहे हैं और उनके पास ये सब चीजें हैं, तो मेरे ख्याल से इट्स अ गुड टाइम टू बाय। बिकॉज यहाँ पर इस वक्त मार्केट में सेलर्स तो हैं, बायर्स कम है, और उसकी जो इंटरेस्ट रेट की वजह से आपकी मॉर्गेज अमाउंट ज्यादा है तो आपकी प्राइस घर की कम है। तो अगर आप मंथली मॉर्गेज अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी इतनी इनकम है, तो आपको देखना चाहिए कि आपको किस तरह का घर आप ले सकते हैं। तो इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट टू बाय। लेकिन जो घर ऑलरेडी पहले ले चुके हैं, या जो घर, तो वो फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए हाँ गुड टाइम टू। ठीक है, और अगर एक और सवाल ये कि इकोनॉमिक सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं, और मज़ीद इंटरेस्ट रेट्स अगर ऊपर जाएं तो प्राइस और नीचे आ सकती है। तो मुझे क्या इकोनॉमिक सिचुएशन देख के, जो कि काफ़ी ऑन द वर्ज ऑफ रिसेशन है, प्लस इंटरेस्ट रेट्स हैव गॉन अप और ऊपर चले जाएं,
वो रिस्क को आप कैसे असेस करते हैं और फिर उस रिस्क पे आप कैसे एडवाइस करते हैं कि ये सही टाइम है या मैं 6 महीने रुक जाऊँ, साल रुक जाऊँ? देखिए 6 महीने, साल से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ मतलब आई कैन अगर जिसने 1 साल, 2 साल इंतज़ार कर लिया है, वो 6 महीना, साल और भी इंतज़ार कर लेगा। बट व्हाट इज़ योर टेक? अगेन ये आई एम श्योर आपके पास भी कोई क्रिस्टल बॉल तो है नहीं, बट एक ट्रेंड, एक आपका एनालिसिस क्या है वुड बी नाइस टू नो। इसे बहुत अच्छा सवाल है मेरोज, और अक्सर लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि अब क्या होगा, ठीक, और कब होगा इफेक्टिवली, राइट? उसमें हम उसका जवाब यही दे सकते हैं कि नो, किसी को नहीं पता कि एग्जैक्ट टाइमिंग क्या होगी, बट अगर आप ट्रेंड देखें और पिछले 25-30 साल के ट्रेंड देखें कि इंटरेस्ट रेट जब ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, नीचे आते हैं तो क्या होता है, राइट? स्पेशली इन नॉर्थ अमेरिकन मार्केट, कनाडा, यूएस में, जो कि सारा काम ही बैंक बोरिंग से हो रहा होता है, ठीक है। अगर आप अभी देखें तो इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी एट द हाईएस्ट लेवल, आई मीन इन लास्ट 20 ईयर्स, राइट? उससे पहले 15-20% था, बट वो डिफरेंट एनवायरनमेंट था, बट पिछले 10-15 सालों में इंटरेस्ट रेट इज द पीक राइट नाउ इन कनाडा। और अगर आप ये कह रहे हैं कि रिसेशन आना है, तो रिसेशन आएगा तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, रिसेशन आएगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा नहीं इफेक्टिवली, बिकॉज रिसेशन उसी वक्त आता है कि जो सेंट्रल बैंक ने ये किया था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया, लोगों ने खर्चा कम किया, डिमांड कम हुई, रेंटल कम होना, अब रेंटल कम होना शुरू हो गए। जैसा साइन, जब रेंटल कम होना, जब पिछले 1 साल से रेंटल ऊपर जा रहे थे, अब रेंटल नीचे की तरफ आना शुरू हुए, तो जैसा साइन के यहाँ पर लोगों की जॉब लॉसेस हो रही हैं, इनकम कम हो रही है, डिमांड कम हुई है। आप देखें अक्रॉस द बोर्ड सेल्स कम हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स में सेल्स कम हुई है, पर्सनल आइटम में सेल्स कम हुई है, प्राइसेस सब जगह बढ़ी हैं, फूड प्राइसेस बढ़ी हैं, ग्रोसरी प्राइसेस बढ़ी हैं, लेकिन बाकी जगह पे सेल्स कम होना शुरू हुई है। तो कंपनीज क्यों प्राइस बढ़ाती हैं, राइट? आप कंज्यूमर साइड में बैठे हुए हैं, उसको बढ़ाती हैं जब सेल्स कम हो रही होती है, तो उस गैप को पूरा करने के लिए कंपनी स्टार्ट इंक्रीजिंग द प्राइस। वो जब प्राइस बढ़ते हैं तो आपकी सेल्स अचीव होना शुरू होती है, वरना आपको जब वॉल्यूम कम होता है तो प्राइस आप अचीव करते हैं। तो ये सब साइंस हैं कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो नहीं, लेकिन कम भी नहीं होगा इतनी आसानी से, बिकॉज सेंट्रल बैंक का कहना है कि जब तक इन्फ्लेशन रेट 2.5% पे नहीं आता, हम इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेंगे। लेकिन हमारे जो साइकिल है इंटरेस्ट रेट का, हम बढ़ते बढ़ते अब आगे जाके कम होने की बारी है, अब बढ़ने की बारी नहीं है। तो उसकी वजह ये है कि आप खुद कह रहे हैं कि रिसेशन आने वाला है, जॉब लॉसेस हैं, तो जैसे ही रिसेशन आएगा, जॉब लॉसेस होंगे, इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स होंगी, ग्रोथ कम होगी, तो वो सेंट्रल बैंक ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू करेगा। बट ऐसा नहीं होगा जो पहले हुआ था कि इंटरेस्ट रेट कोविड की वजह से 2.5 से 0 पे आ गया था, द पॉइंट, लेकिन कम होगा, लेकिन स्लोली कम होगा, जिसकी वजह से मार्केट में एक्टिविटी बढ़ेगी। बिकॉज जैसे इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू होता है, एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अब आगे जाके प्रॉपर्टी प्राइसेस बेहतर हो जाएंगी, तो लोग खरीदना शुरू करते हैं। तो अभी मैंने पिछले 2 महीने में 2 फर्स्ट टाइम होम बायर्स को घर दिलाया, जो कि बड़े अरसे से इंतजार कर रहे थे कि मार्केट कब एडजस्ट होती है। तो उनके पास इनकम थी, उनके पास डाउन पेमेंट थी, उनका क्रेडिट स्कोर था, लेकिन वो समहाउ उन्होंने उस वक्त नहीं खरीदा था, उन्होंने अब जाके लिया। तो उन्होंने 2 साल रेंट पे गुजारा, 3 साल, अब जाके लिया कि उनको अच्छी प्राइस में मिल रहा है। हालांकि उनकी मंथली इंस्टॉलमेंट ज्यादा है रेंट से, बट उनको पता है कि आगे जाके ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट कम होगा, लेकिन प्राइस भी बढ़ेगी, तो उन्होंने इस वक्त लॉक इन कर लिया प्राइस। तो आप प्राइसेस को और गिरता नहीं देख रहे, घर की प्राइसेस को? और कितनी अब तक, अगर थोड़ा सा नंबर्स भी रफली, आई नो बहुत एक्यूरेट नंबर्स नहीं होंगे, बट एक आइडिया कि कितनी गिर चुकी है प्राइस फ्रॉम इट्स पीक, और आगे आप कोई प्राइस को गिरता देख रहे नहीं देख रहे? बिकॉज दैट वुड बी अ डबल वैमी कि मैं ज्यादा इंटरेस्ट पे घर भी ले लूं और प्राइस और नीचे चली जाए, तो उसमें क्या टेक है आपकी? देखिए, रियल एस्टेट इज नॉट अ स्टॉक मार्केट के सुबह लिया शाम में बेच दिया, हफ्ते भर बेच दिया। लॉन्ग रियल एस्टेट अगर आप जब भी बाय करते हैं, स्पेशली फर्स्ट टाइम होम बायर, दे बाइंग फॉर अ 5 ईयर होराइजन, 5 साल के लिए, 3 से 5 साल। मतलब कोशिश ये होती है कि आप पहला घर ले रहे हैं तो अब 2-4 साल गुजारेंगे, बिकॉज न्यू इमिग्रेंट होते हैं, पासपोर्ट मिलते मिलते 4-5 साल लग ही जाते हैं, ठीक है ना। तो तो वो सोचते होती है कि अगर आप आज खरीद के कल बेचेंगे, 6 महीने में बेचेंगे, तो आप पैसे नहीं बनाएंगे उसमें, ठीक है ना। लेकिन अब आप पीक देखें, 21 जून से लेकर मार्च 22 तक वाज अ पीक, ठीक है ना। उस वक्त जो घर बिकते थे, फॉर एग्जांपल 1.1 के, वो आज 8.5 के बिक रहे हैं। तो 25% रिडक्शन आ चुकी है ऑलरेडी, बिकॉज जिस मोहल्ले में जो घर 1.1 का बिका था, वो अभी 8.70 का बिका है। एंड आई कैन गिव यू एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ दैट लोकेलिटी, राइट। तो ये अक्रॉस द बोर्ड हुआ है कि जो घर जिस प्राइस से बिकते थे ना, आज वही घर या सिमिलर घर 25% कम में बिक रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये कि कौन बेच रहा है? वो लोग नहीं बेच रहे जिन्होंने वो पीक पे लिया था, वो बेच रहे हैं जो उससे पहले ले चुके थे, उन्होंने उस वक्त नहीं बेचा,
अब बेच रहे हैं, या तो वो अपग्रेड कर रहे हैं या डाउनसाइज कर रहे हैं या शहर छोड़ के किसी और शहर में जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि जिसने 1.1 का कर लिया तो सारा में बेच रहा है। वो बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस होंगे जहां पर उनकी कोई फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज हो गई, बिकॉज बहुत सारे लोग उसको फिक्स रेट पे चले गए थे, जो फिक्स पे नहीं गए थे, वेरिएबल पे थे, वो किसी और तरह मैनेज कर रहे हैं। तो 25% रिडक्शन आ चुकी है मार्केट में। अब उसके बाद अगर रिडक्शन होगी भी, जैसे आप कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट और बढ़ गया या मार्केट थोड़ी बेहतर नहीं हुई, तो 5% और रिडक्शन आ सकती है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो देयर इज अ डाउन साइड, जो कहते हैं कि आपको रिस्क कितना है 5%, लेकिन अगर ये मार्केट बेहतर हो गई तो ऊपर जाने का जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस है, वो ज्यादा है। ठीक है, वेरी गुड। तो ठीक है, आप थैंक यू। लेते भी हैं तो आपका रिस्क तो है, बट यू बाइंग फॉर, आप ले रहे हैं 2 3 4 साल का समय रख। नहीं, ये बात आपने सही की, विच इज़ बाइंग फॉर द लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी में। मैं भी लोगों को ये कहता हूँ कि अगर तो स्टॉक मार्केट की तरह देख रहे हैं तो प्रॉपर्टी इज़ नॉट द राइट इन्वेस्टमेंट। और हमेशा प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म एंगल से देखना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमेशा इट विल गो अप। कभी आप ऊपर, मतलब आप हो सकता है ऊपर ले लें, थोड़ा सा नीचे ले लें, बट जब आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे यू ऑलवेज एंड अप वेरी गुड। जैसे आप कोई बिजनेस बाय करते हैं तो आप, या बिजनेस नया शुरू करते हैं, तो एक्सपेक्ट नहीं करते कि पहले दिन प्रॉफिट हो जाएगा। शुरू बिल्कुल में सही। टाइम लगता है ना। और अगर आप कोई रनिंग बिजनेस बाय करते हैं तो उसमें भी बात रिस्क ही होता है कि, लेकिन उसमें तो आप पैसे बहुत पे करते हैं रनिंग बिजनेस बाय करते हैं। ठीक है, तो अब चूंकि इन्वेस्टमेंट का जिक्र हुआ है तो जरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताएं कि हाउ इज कनाडा मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। और आपके पास तो दुबई का भी एक्सपीरियंस रहा है, सो यू हैव एन आइडिया वहाँ का भी, क्योंकि अमूमन दुबई में जो है वो फॉर इंस्टेंस रेंटल यील्ड बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ जी, रेंटल यील्ड मुझे पता है कम होती है, बट वुड बी नाइस टू हेयर योर पर्सपेक्टिव कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी किसके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, किस तरह से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, या अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। देखिए होता ये है कि प्रॉपर्टी इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट। जब ऐसे इन्वेस्टर बात करते हैं, आपके पास अगर लॉन्ग टर्म एपिटाइट नहीं है तो आप प्रॉपर्टी ना खरीदें, पहली बात। दूसरा ये कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आज की तारीख में इंटरेस्ट रेट हाई है, तो आपकी रेंटल यील्ड उससे कम होती है, ठीक है। बिकॉज बहुत से लोग जो हैं वो घर नहीं खरीद पाते, उसके लिए रेंट करते हैं, लेकिन रेंट भी जब करते हैं तो वो एक लिमिटेड अमाउंट ही होता है। कैनेडा मार्केट इज नॉट अ हाई रेंटल यील्ड, उसमें कोई बहुत ज्यादा रेंट नहीं मिलता आपको। दुबई की मार्केट डिफरेंट है, यूएस की मार्केट इवन डिफरेंट है। लेकिन कनाडा में जो लोग प्रॉपर्टी बाय करते हैं वो इसलिए बाय करते हैं कि वो जनरेशनल वैल्यूज कहते हैं ना, अगली नस्ल के लिए, कि आज घर खरीद लिया आपने और वो 5 साल 10 साल तक उसको होल्ड किया और उस पर आप रेंट लेते रहे और मॉर्गेज पे करते रहे, तो ओवर द टाइम जिन लोगों ने 15 16 17 में घर लिया था, अब साढ़े 4 5 लाख का, वही आज 7 8 लाख का हो गया। इस वक्त मार्केट गिरने के बाद वो मिलियन तक गया था, फिर 8 लाख पे आ गया। अभी जो मैंने घर लिया है किसी क्लाइंट के लिए, उस बंदे ने वो ब्रांड न्यू घर लिया था 6 साल पहले, 6.5 लाख का। उसकी प्राइस पीक पे गई थी 1.1 पे, अब जाके उसने 8.70 में बेचा है, जो कि मैंने अपने क्लाइंट के लिए लिया है। तो अगर आप उसको देखें ऐसे जाके फिर वापस आए, लेकिन अभी वो नुकसान नहीं है, 6.5 से 8.5 में अभी भी उसका 5 साल में आप उसकी ग्रोथ देखें तो 5 6% साल की ग्रोथ है, ठीक है ना। और रेंट पे वो घर था, तो उस लिहाज से अगर आप ले रहे हैं तो आपको 5 साल के कम से कम रह में रखें कि यार मैं आज, बिकॉज आगे जाके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ ही रही है ना, नए घर बनाने की कीमत तो बढ़ ही रही है, वो कम नहीं हो रही। जो भी आप आइटम लेते हैं घर बनाने के, चाहे वो गाड़ियां बन रही हो, चाहे वो दूध ग्रोसरी बन रही है, ग्रोसरी आ रही हो, सबकी प्राइसेस ऊपर ही जा रही है, कम किसी की नहीं होती प्राइस ओवर द टाइम। तो घर भी, पुराने घर जो आप 5 साल बाद अगर आप देखेंगे तो वो घर की प्राइस ऊपर ही होगी, नीचे नहीं होगी। अब वो कितना ऊपर होती है ये डिबेटेबल है, कि डबल हो गया, ये 50% ग्रोथ है, 25% ग्रोथ है। तो उस लिहाज से आई थिंक दिस इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड इज अ कंसिस्टेंट ग्रोथ एंड इज अ सिक्योर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज एक हार्डकोर एसेट है आपके पास। ठीक है, जो मैं समझ रहा हूँ आप ये कह रहे हैं कि रेंटल यील्ड पे आप रिलाय ना करें, ज्यादा रिलायंस जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की है वो कैपिटल गेन से है। सो जो रिटर्न आता है, रिटर्न जो जनरेशन होगी वो कैपिटल गेन से होगी, वो रेंटल यील्ड से आप एक्सपेक्टेशन ना रखें। कैसे होगा? आज की तारीख में जब इंटरेस्ट रेट हाई है तो आपको लगेगा कि रेंट आपको कम मिल रहा है, लेकिन जब जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा तो रेंटल आपका कम नहीं होता, रेंटल आपका ग्रो, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है। अभी रेंट यहाँ पर है और आपका इंस्टॉलमेंट यहाँ पर है, वो आहिस्ते से बैलेंस आउट होके
ऐसे हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में रेंटल यील्ड की एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, बट शॉर्ट टर्म में तो खैर वैसे इन्वेस्ट आप कह रहे हैं करेंगे। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट रखें, शुरू में पहले 2-3 साल शायद आपको रेंटल यील्ड इतनी अच्छी ना मिले, बट वो भी इवेंचुअली अच्छी मिलना शुरू हो जाएगी और आपको कैपिटल गेन का फायदा होगा। जिन लोगों ने 21-22 में लिया था उनकी इंस्टॉलमेंट कम थी बिकॉज रेट कम था, तो आपका रेंटल यील्ड अच्छी थी मुकाबले में। लेकिन जैसे ही वो इंस्टॉलमेंट ऊपर गई तो आपका रेंट लगेगा कम हो गया, तो वो जो गैप है वो ऊपर नीचे होता रहता है। अच्छा, अब मुझे बताएं, क्योंकि हमने रेंटल की बात बहुत की है, कि जब आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेते हैं और उसको रेंट पे डालेंगे, रेंट के क्या चैलेंजेस हैं इन कनाडा? क्योंकि मैंने ये सुना है कि यहाँ जो है वो रेंटर्स की जो है राइट्स प्रिविलेजेस बहुत ज़्यादा हैं ओवर ओनर। तो क्या रिस्क हैं, क्या रिवॉर्ड्स? तो हमको पता है कि रेंटल इनकम आपको मिलेगी, रिस्क क्या क्या है? रिस्क ये है कि अगर आपको सही टेनेंट नहीं मिलता, बिकॉज बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप किसी को रेंट पे घर दे रहे हो उसका डिलीजेंस करें, उसका क्रेडिट स्कोर कितना है, उसकी इनकम कितनी है, कितने लोग हैं, क्या बैकग्राउंड है, पहले इन्होंने कहाँ पर रेंट किया था, पहले क्या रेफरेंसेस थे, ये सब चीज़ें चेक करनी होती हैं। तो मोस्ट लाइकली जब आप सब चीज़ें चेक कर लेते हैं तो आपको टेनेंट अच्छा ही मिलता है जो आपको टाइमली रेंट पे करता है। कुछ सिनेरियो में होता है कि या बाद दफा आपसे चेक नहीं कर पाता है, या बाद दफा कुछ मिस कर जाता है, या बाद दफा आपको कोई दिखाता कुछ और नजर कुछ और आता है, तो उसमें फिर रिस्क होता है। बिकॉज वो फिर आपको अगर उसकी इनकम लॉस हो गई या वो रेंट नहीं पे कर रहा या प्रॉपर्टी में डैमेज करता है, तो देर आर रिस्क। बट उसको आप मैनेज कैसे कर सकते, बिकॉज यू कैन नॉट एलिमिनेट दैट। आप उसको रिस्क को खत्म नहीं कर सकते, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। उसको मैनेज करने के लिए आपको प्रॉपर डिलीजेंस करना पड़ता है, उसकी इनकम देखनी पड़ती है, उसके साथ इंटरेक्शन अच्छी रखनी पड़ती है, ताल्लुक अच्छे बना के रखने पड़ते हैं, ताकि वो आपकी प्रॉपर्टी को अपना समझ के रखे। अगर आप उसको रिस्पेक्ट देते हैं, ऐसे ऐसे ट्रीट करते हैं, तो वो भी थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल होता है कि आपके साथ अच्छा रहता है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा बंदा मिल गया आपको तो फिर देन वो नसीब की बात। और अगर ऐसा बंदा मिल गया तो उसका नुकसान क्या है? क्या व्हाट इज द डाउनसाइड? उसमें फिर एक आपको रेंट नहीं पे करता। अगर वो जेन्युइनली उसकी जॉब लॉस हो गई है, वो रेंट नहीं पे, तो यू हैव टू। अभी हुआ था, 1-2 केसेस मेरे पास आए थे साथ मेरे क्लाइंट का, तो हमने उनसे बातचीत की, उनसे समझा कि यार, उसने कहा मेरी जॉब लॉस हो गई है, तो फिर कोई और रिश्तेदार आया, उसने उसके यहाँ पे रेंट पे किया, 2-3 महीने प्रॉब्लम हुआ, तो उसको दोबारा जॉब मिली, तो वो उसने बैकलॉग पे करके आगे कंटिन्यू कर दिया। तो थोड़ा सा होता है कि आदमी थोड़ा सा समझना पड़ता है कि वो जो टेनेंट की सिचुएशन क्या है। अगर वो टेनेंट हैबिचुअल है, जो सब कुछ होने के बावजूद जानबूझ के रेंट नहीं पे कर रहा, तो उसके लिए फिर आपको लीगल रिकोर्स है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इवेंचुअली यू हैव टू वर्क विद द राइट पीपल, द राइट लॉयर। तो उसके भी तरीके हैं, लेकिन इट्स अ बिट ऑफ अ थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है उसका, बिकॉज ऑन्टेरियो में स्पेशली टेनेंट्स के बहुत राइट्स हैं। लेकिन अगर वो टेनेंट रेंट नहीं पे कर रहा, आप सही लॉयर को एंगेज करें, उससे सही लीगल नोटिस भिजवाएं, और उससे जाके बातचीत करें, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करें। उसके तरीके हैं, उनको इंसेंटिव देना पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन इसमें कोई स्ट्रेट सॉल्यूशन नहीं है कि यार इस सवाल का ये जवाब है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो आपको डिपेंड करता है कि उसकी सिचुएशन क्या है, और उस हिसाब से फिर। और अगर लीगल लिटिगेशन पे बात जाती है तो कितना टाइम लग सकता है बिफोर यू कैन आस्क मतलब मैं कह रहा हूँ वर्स्ट सिनेरियो, आप कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं कर सकते? 3 से 6 महीने, 9 महीने, 12 डिपेंड करता है। इट्स आई हैव सीन केसेस वेयर पीपल बीन लिंगरिंग ऑन फॉर मंथ्स एंड अ ईयर आल्सो। वाह, वाह। हाँ, तो ये डाउनसाइड है, ये रिस्क है, विच इज कि वो साल आपको पूरा रेंट नहीं आएगा। नहीं, मैंने तकरीबन 2-2.5 साल में 30 के अराउंड रेंटल किए हैं, कुछ टेनेंट साइड से, कुछ लैंडलॉर्ड साइड से, और 1-2 केसेस में इश्यूज आए थे जो कि बाद में हमने रिजॉल्व कर लिए। बिकॉज मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो जो रेंट देते वक्त ना, जो टेनेंट देते वक्त, उस वक्त हम बहुत ज्यादा उसमें छानबीन करें, सो कहते हैं ना उर्दू में। ठीक है। और उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आजकल थोड़ा मसला हुआ है कि आजकल टेनेंट मिलने में टाइम लग रहा है, बिकॉज टेनेंट आते तो बहुत सारे हैं, बट हम लोग उससे मुतमईन नहीं हो पा रहे उनकी ओवरऑल सिचुएशन से, तो हम उनको नहीं देते फिर। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, अब मूव ऑन करते हैं कि कोई बताएं कि वो क्या चीज़ें हैं जिनको नज़र में रखना चाहिए, या टिप्स एंड ट्रिक्स व्हेन बाइंग हाउस। अगेन आई एम श्योर ये लॉन्ड्री लिस्ट होगी, मतलब इस पे पूरा एक चैप्टर लिखा जा सकता है, बट टॉप ऑफ माइंड एक 5-6 चीज़ें जो बंदे को खास ख्याल रखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ घर की क्वालिटी, नेबरहुड,
type of realtor, type of buyer, lawyer, I don't know, you're the man, so tell us क्या चीज़ों का ख्याल रखना लाज़मी है? वो क्या 5-6 चीज़ें मेरे पास लिखी हों, जिनको मुझे चेकलिस्ट हो मेरे पास, तो अगर कोई चेकलिस्ट बता सकें। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो घर लेने के लिए अगर आपको सही रियल्टर मिले, अब रियल्टर बहुत सारे हैं, उसमें डिपेंड करता है कि उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है ना? जब मेरे पास लोग आते हैं तो मैं उनको कोशिश ये करता हूँ कि मैं उनकी पहले से मैं देखता हूँ कि बायर को क्या चाहिए और उसके बाद उनको गाइड करता हूँ। रियल्टर होना चाहिए। इसके बाद आप देखें कि लोकेशन, घर की लोकेशन कहाँ है, जैसे आपने कहा एरिया, सिटी, लेआउट कैसा है उसका और साइज कैसा है उसका, बिकॉज ये सब तीनों चीजें ना आप चेंज नहीं कर सकते। एकदम जो बना बनाया घर है उसको आप उठा के कहीं और ले जा सकते हैं, जहाँ लोकेशन है वो वहीं रहेगी। उसका लेआउट जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर लेआउट चेंज करना है और दीवारें तोड़ना, ये बहुत लंबी कॉस्ट है और उसके लिए आपको लाइसेंसिंग वगैरह, परमिट वगैरह के बड़े मसले होते हैं। तो लेआउट आपके हिसाब से होना चाहिए। और साइज, अगर आपकी फैमिली में 4 लोग हैं और आप 2 कमरे का बेडरूम लेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी आगे जाके, ठीक है ना? अगर आपका बजट इतना नहीं है जो आप बड़ा, तो फिर आप रेंट करें, ठीक है ना? अगर आप 6 लोगों का 2 कमरे में समाएंगे, रह तो जाएंगे लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम होगी आपको, तो बेहतर आप रेंट करें। तो इसी तरह से लोकेशन, लेआउट एंड साइज। चौथा ये कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, आपका बजट कितना है, आपके पास कितना डाउन पेमेंट है, आपकी मॉर्गेज कितनी अप्रूवल है, बैंक से कोई बात। तो ये 3 चीजें प्राइमरी हैं जो कि आपको टॉप ऑफ द लिस्ट होनी चाहिए। और घर की क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे, क्योंकि यहाँ तो घर चूंकि लकड़ी के होते हैं और उनकी डेप्रिसिएशन ज़्यादा तेज़ी से होती है वर्सेस जो हमने मिडिल ईस्ट में या पाकिस्तान, इंडिया में जिस तरह के होते हैं हमारे कंक्रीट के। सो उस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका? देखिए, जो मेजॉरिटी जो बेस घर है ना, जो बेस फाउंडेशन है, वो तो मोस्ट लाइकली सब जगह सेम ही होती है, बिकॉज यहाँ पर जो जो रेगुलेटर है जो अप्रूवल देता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, फायर कोड का, वो बड़ा स्ट्रिक्ट है। वो मोस्ट उनकी उनकी क्वालिटी अक्रॉस द बोर्ड सेम है। लेकिन जो प्राइस डिफरेंस आता है ना कि आपके घर में लाइटें कैसे लगी हुई हैं, दरवाजे किस क्वालिटी के हैं, किचन कैसा बना हुआ है, अप्लायंसेस कैसी हैं, वॉशरूम, तो उसमें फिर आपको वेरिएंस आता है कि कोई घर मिलियन का है तो कोई 1.5 का है, 1.2 का है, डिपेंडिंग करता है कि उसकी क्वालिटी फर्निशिंग क्या है। वरना जो बेस लाइन जो क्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज 99% इज सेम, वेरी वेरी रियली। बट जो बाकी जो डिफरेंस आता है उसमें ये आता है कि आपकी अब फ्लोरिंग है वो लेमिनेट से, हार्डवुड से, मार्बल से लेकर टाइल्स तक, राइट? तो उसमें डिफरेंस आता है। लेकिन जो अंडरलाइन क्वालिटी है वो आपकी जो जो कंस्ट्रक्शन स्ट्रेंथ है वो सिमिलर ही होती है, बिकॉज आपकी जो रेगुलेटरी बॉडी है वो आपको लाइसेंस परमिट नहीं देती, जब तक अप्रूवल नहीं देती कि घर में रहने के काबिल है। बट आप कैसे डिसाइड करते हैं कि यार ये घर जो है इसकी प्राइस अच्छी, ये अच्छी क्वालिटी का, ये क्वालिटी आप कह रहे हैं वैसी है, बट हाउ डू यू डिसाइड के व्हाट आर दोस थिंग्स टू लुक फॉर इन द किचन, इन द वॉशरूम, इन द फर्नेस, जिसमें आप बोलें कि यार हाँ ये एक अच्छा घर है जिसको लिया जा सकता है, ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होगी, या नहीं ये घर मुझे नहीं लेना चाहिए। हाउ 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 कैन आई मेक श्योर आई डोंट गो रॉन्ग विद द क्वालिटी ऑफ द हाउस? 2 मरहले होते हैं। अगर आप कोई जो रेडी घर ले रहे हैं जो कि ऑलरेडी 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल पुराना है, तो आप खुद जाके चेक करते हैं, विजिट करते हैं रियल्टर के साथ। हमें रियल्टर को एक्सपीरियंस होता है, जो इतने घर देख चुका होता है कि ओवरऑल जो ऊपर से जो नजर आ रहा है, अब एक काउंटर टॉप, एक किचन का काउंटर टॉप है, वो लेमन लकड़ी का भी होता है, कॉर्ड्स भी होता है, और हाई कट, वो 2000 से लेकर 25,000 तक की कॉस्ट हो सकती है उसकी। तो उसमें वो ग्रेनाइट, उसमें क्वालिटी होती है, तो हमें बेसिक आइडिया तो होता है कि ये ग्रेनाइट है। इसके बाद जब आप घर की ऑफर डाल देते हैं, कंडीशन ऑफर, तो आप होम इंस्पेक्टर को बुलाते हैं, जो कि उसका एक लाइसेंस होम इंस्पेक्टर होता है, जो सारी चीज चेक करता है, फ्रॉम फाउंडेशन से लेकर, आपकी फर्नेस से लेकर, आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से लेकर, पानी लीकेज से लेकर, वॉशरूम से लेकर अप्लायंस, एवरीथिंग, वो पूरी रिपोर्ट बनती है। वो बाकायदा इंजीनियर होता है, जो लाइसेंस इंजीनियर होता है, जो कि चेक काम करता है। वो $400-500 कॉस्ट होती है उसकी। उस रिपोर्ट के बेसिस में देखते हैं कि इसमें कोई बहुत ज्यादा मेजर इशू तो कोई नहीं है, छोटे मोटे खर्चे तो समझ में आते हैं, लेकिन कोई फाउंडेशन में कोई इशू नहीं है, वाटर लीकेज नहीं है, अप्लायंसेस सही काम कर रही हैं, क्वालिटी ऑफ दी चीजें कैसी बनी हुई हैं, तो वो आपको एक आइडिया दे देता है। लेकिन अगर किसी ने कोई चीज छुपानी हो बिल्कुल ही, तो वो फिर 5 दफा नहीं भी फिगर आउट होती।
लेकिन आपको 80-90% चीज़ों का अंदाजा हो जाता है कि इस घर में कोई इशू तो नहीं है, मेजर कोई इशू तो नहीं है, जो कि फिक्सेबल ना हो, जो कि आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर सके बाद में। तो ठीक उस है, लिहाज से 2 मरहलों में होता है ये काम। करेक्ट, क्लियर। अच्छा, आप मुझे बताएँ कि डिस्पाइट द करेक्शन अभी भी लोग कंप्लेन करते हैं कि प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा हैं जीटीए हुँ। में हाउसेज़ की। तो और क्या रीजन्स हैं, एरियाज़ हैं जहाँ आप रिकमेंड करते हैं कि अच्छा हम अगर यहाँ मूव हो जाएँ, आप यहाँ मूव हो जाएँ तो आपको प्राइसेज़ कम मिलेंगी? तो वो कौन से रीजन्स या एरियाज़ हैं जहाँ अब भी अफोर्डेबिलिटी रिलेटिवली बेहतर है वर्सेस जीटीए या वर्सेस टोरंटो? तो उसमें ये होता है कि देखिए हर हर मुल्क की तरह अगर आप मिडल ईस्ट चले जाएँ, दुबई में इज़ मोर एक्सपेंसिव, शारजा चले जाएँ तो आपको प्रॉपर्टी की प्राइस कम मिलेगी या रेंट कम मिलेगा। इसी तरह से आप यूएस चले जाएँ तो कोस्ट सिटीज़ में आपको प्राइसेज़ डिफरेंट है वर्सेस सबअर्ब, राइट? तो यहाँ पे टोरंटो, मिसिसागा, ओकविल, मिल्टन ये एरिया जो है इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव, राइट? लेकिन आप रिचमंड हिल, लेकिन आप बाहर निकलते जाएँ टुवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, आप प्राइसें कम होती जाएँगी। तो ओंटारियो की बात हो गई। अगर ओंटारियो से सूबे से बाहर निकलते हैं, अल्बर्टा चले गए, कैलगरी है, तो वहाँ प्राइस डिफरेंट है। मैनिटोबा है, इससे बहुत सारे और भी एरियाज कनाडा में है, लेकिन ओंटारियो हमेशा बिकॉज साउथ में है, लोग लैंड यही करते हैं न्यू इमिग्रेंट्स, सो मोस्टली बिजनेसेस यहीं पर, जैसे पाकिस्तान में कराची वर्सेस अदर सिटीज, राइट? तो इसी तरह से यहाँ पर भी है। तो आप जितना आप बाहर जाते जाएंगे, जितना आप टोरंटो से दूर जाते जाएंगे, उस प्राइस ऐसे तक कम होती जाएंगी। ठीक है, नो मेक सेंस, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन आई हैव व्हिच इज़ अगर किसी का रियल्टर बनने का जो है वो इरादा हो, इंटेंशन हो, तो क्या तरीक़ेकार है आज की तारीख में रियल्टर बनने का? रेटर बनने के लिए आपको यहाँ पर एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम एडमिशन से पहले आपकी एक स्पेसिफिक इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपने इतनी तालीम ली हुई हो। अगर आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं या किसी जगह से पढ़ाई की हुई है, तो आपको वहाँ पर वो वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा WS से, तो आपको देता है क्रेडिट के ये आपकी जो वहाँ की तालीम है वो यहाँ पर किस लेवल पे आपको उसका क्रेडिट मिलता है। वो आप अचीव कर लें तो उसके बाद आप जाके, वो एक हम्बर कॉलेज है, उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ता है रजिस्टर्ड कोर्स में। उसमें एडमिशन लेके छः एग्जाम्स होते हैं जो कि आपको पास करने पड़ते हैं। वो 6 एग्जाम्स आपको 6 महीने भी ले सकते हैं, साल भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग करते हैं कि आप कितना जल्दी वो एग्जाम पास करते हैं। तो पहला एग्जाम पास करेंगे तो दूसरे में जा सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि सारे एग्जाम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो वो एग्जाम पास कर लें, उसके बाद आपको फिर लाइसेंस मिल जाता है, और लाइसेंस के बाद आपको एक ब्रोकरेज ज्वाइन करनी पड़ती है, कोई भी ब्रोकरेज ज्वाइन करें, और उसके बाद ब्रोकरेज ज्वाइन करने के बाद देन यू कैन स्टार्ट। अब वो आप एग्जाम तो पास कर लिया, ब्रोकरेज भी ज्वाइन कर लिया, अब आप बोलेंगे क्लाइंट कैसे मिलेंगे, तो दैट्स अनदर अनदर चैलेंज। कहते हैं ना कि वो तालीम लेने के बाद द फर्स्ट स्टेप, उसके बाद वो जॉब ढूंढनी पड़ती है। तो यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए आपको क्लाइंट पकड़ने पड़ेंगे, चाहे वो रेंटल क्लाइंट हो, बायर हो, सेलर हो, तो वो उसमें आपको शुरू में चैलेंज होता है, बट यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल सेट, नॉलेज। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी यही था कि देयर आर 60,000 एजेंट, बट मैंने इस तरह से किया कि मुझे एक्सपीरियंस था, तो मैंने ऐसे से काम शुरू किया, तो एक डील हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, इस तरह कर करके। बट यू हैव टू, आपको डेस्कटॉप रिसर्च शुरू में बहुत करनी पड़ती है कि घर कैसे हैं, किस इलाके में कैसे घर हैं। लोग रिसर्च नहीं करते, लोग बोलते हैं बस मैं लाइसेंस लूँ और स्टार्टेड डूइंग डील्स, राइट? ऐसा नहीं होता। आपको बहुत ज़्यादा डेस्कटॉप रिसर्च करनी पड़ती है, इलाके घूमने पड़ते हैं, घर जाके देखने पड़ते हैं, क्लाइंट्स को समझना पड़ता है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैं जिस तरह सेल्स करता हूँ, मैं ये कोशिश करता हूँ मैं कि जो सामने वाले को क्या चाहिए, मैं ये नहीं कहता मैं क्या बेच रहा हूँ, मैं देखता हूँ सामने वाले को चाहिए वो चीज़ों को चाहिए, फिर वो ला के देता हूँ। अगर मैं आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा हूँ, आपकी जरूरत पूरी कर रहा हूँ, तो फिर आप मेरे साथ काम करेंगे, वरना फिर होगा कि देर आर, वो आपको फिर टाइम वेस्ट होता है लोगों का। अच्छा, आपने कहा 6 महीने से साल लग जाते हैं पेपर देने में, एग्ज़ाम देने में, तो कॉलेज जॉइन करना लाज़मी है या आप अपनी भी पेपर अलग से भी खुद पढ़ के दे सकते हैं? नहीं, वो हम्बर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आपको क्लासेस अटेंड नहीं करनी पड़ती है, और उनका कुछ दूसरा सिस्टम भी होता है। मैंने जो किया था पहले वो डिफरेंट सिस्टम था, अब पिछले 3 साल से उन्होंने हम्बर कॉलेज में असाइन कर दिया है। ठीक है। अ, और इसकी कॉस्ट कितनी होती है? अ, एग्ज़ाम की और उसके एग्ज़ाम्स के बाद भी कोई कॉस्ट है? तो एग्जाम्स की कॉस्ट आके ओवरऑल $4,000 से $5,000 डिपेंड करता है, उसकी बुक्स कॉस्ट, 6 एग्जाम्स और $700-800 ईच कोर्स के होते हैं। उसमें एग्जाम फीस भी होती है, उसमें किताबों की फीस का खर्चा भी होता है, क्लासेस का भी होता है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट हम्बर कॉलेज का $4,000 से $5,000 का खर्चा है। फिर इसके बाद जब लाइसेंस मिल जाता है तो आपको वो टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड है या मिसा कैसे बोर्ड है, उसके अप्लाई करना पड़ता है। उसमें साल की $1,200 से $1,500 फीस है, उसमें इंश्योरेंस भी है, उसमें उनकी जो
सिस्टम्स आपको देते हैं, उनकी है मेंबरशिप फीस है, बिकॉज रियल्टर को एक मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ती है ताकि उसको आपको सिस्टम एक्सेस मिलता है जिसमें आप लिस्टिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ घर बेचने के लिए लिस्टिंग एक सिस्टम पे करनी पड़ती है, उस सिस्टम पे एक्सेस के लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है। तो एक रियल्टर कम्युनिटी है जो आप सारे सिस्टम में, आपको जो realtor.ca पे नजर आता है वो एक थ्रू सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है। तो 1000 2 2,500 फिर मार्केटिंग कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, वो सब इट्स अ बिट ऑफ, इट्स लाइक आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस, देयर इज नो जॉब कि आपको सैलरी पे हो रही हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। और इनकम लेवल्स क्या होते हैं? मतलब अगर एक एवरेज पे घर कितने का बिकता है, और जब बिकता है तो उसमें एक एजेंट कितने अर्न कर लेता है उस एक ट्रांजैक्शन से? तो इसमें दो साइड होती है, बायर साइड और सेलर साइड, ठीक है ना। अगर यहाँ पर किसी को अगर आपको घर बेचना है तो आपको मुझे रियल्टर को एंगेज करना पड़ेगा जो कि लिस्टिंग करेगा। तो वो रियल्टर डिपेंड करता है कि वो क्लाइंट और डील बडील, वो टिपिक इनका स्टैंडर्ड रेट 2.5% है सेलर साइड और 2.5% बायर साइड। तो आप कमीशन एक दफा पे करते हैं व्हेन यू आर सेलिंग, जब आप घर बेच रहे होते हैं, जब आप घर खरीदते हो तो आपको कोई कमीशन नहीं पे करना, वो सेलर पे करता है। तो लेट्स सपोज अगर आप सेलर हैं और मैं आपका घर लिस्ट करता हूँ तो मैं बोलूंगा मैं आपको 2.5% चार्ज करूंगा, और बायर जो एजेंट है वो जो आपको जब बायर आएगा लेगा वो 2.5% चार्ज करेगा। लेकिन लेकिन जैसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो सिर्फ मेरे साथ ही काम करते हैं, तो मैं उनको डिफरेंट प्राइसिंग देता हूँ, उसमें 1% से लेकर 2.5% से बीच में कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन टोटल आपको 5% से लेकर 3.5% तक सेलर को पे करना पड़ता है। 3.5 से 5% डिपेंड करता है डील बाय डील बेसिस पे। तो मेरे कुछ क्लाइंट हैं जो मुझसे काम करते हैं, उनकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, दे ओनली कॉल मी एंड बिकॉज आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। वो कहीं दुबई में बैठे हुए हैं, कोई यूएस में बैठा हुआ है, उनके घर रेंट पे है, तो मैं सारा मैनेज कर रहा होता हूँ, ठीक है ना। तो उनके साथ भी डिफरेंट प्राइसिंग होती है, वही बताएं कि वो अगर आप परमानेंट कस्टमर्स हैं तो उनकी डिफरेंट तरह की कॉस्टिंग होती है वर्सेस वन ऑफ। तो ऑन ऑन एवरेज लेट्स से स्टैंडर्ड डील्स तो यही होती होंगी जिसमें बायर साइड का भी एक एजेंट हो, सेलर साइड का भी, मतलब मोस्ट ऑफ द डील्स हाँ, वुड बी लाइक दिस। तो उसमें वो 2.5% में हाउ मच इज फुल नहीं, इन? साढ़े 3% लगते हैं, उसमें से 1% आप लिस्टिंग एजेंट को जाता है और 2.5% बायर एजेंट को। वहां पर कटौती नहीं होती बायर एजेंट पे, बिकॉज आप बायर एजेंट को कम कमीशन देंगे तो वो देन आपके घर बिकने में मुश्किल होती है। ठीक है। कुछ एरिया 2% चार्ज करते हैं, कुछ 2.5% चार्ज करते हैं बायर साइड पे। टोटल 3.5 से 5% के दरमियान होता है कॉस्ट आपकी। सो मतलब एज एन एजेंट यू कैन इवन अर्न एज हाई एज 5%? डिपेंड नहीं, बहुत कम होता है ऐसा। अच्छा। 2.5% तो 2 से 2.5% मिल जाते हैं आपको अगर आप बायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज होता ही है कि आप बायर के साथ, अब कुछ बायर साथ मुझे 3 महीने लगते हैं, 4 महीने लगते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम लगता है घर दिखाने में। ठीक जो है। सेलर एजेंट होता है ना, वो लिस्टिंग करके घर बैठ जाता है, हम्म। मार्केटिंग वगैरह करता है, बट उसको टाइम एंड एफर्ट कम होता है उसमें ठीक है। ठीक है। वर्सेस बायर साइड पे। गॉट इट। थैंक यू जुनेद, दिस वाज रियली हेल्पफुल। बहुत सारी आपने चीज़ें शेयर की जो मुझे भी कुछ पहले से पता थी और कुछ वर वेरी न्यू फॉर मी। सो आई एम श्योर जो भी लिसनर्स हैं उनको बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। वेयर कैन लिसनर्स रीच आउट टू यू अगर उन्होंने कोई हेल्प चाहिए हो विद रिगार्ड्स टू बाइंग, सेलिंग, व्हाटएवर? सो व्हाट इज द राइट तो प्लेटफॉर्म? मैं सारे सोशल मीडिया पे हूँ, इंस्टाग्राम से लेकर लिंक्डइन, फेसबुक, और मेरा नंबर है 6476791227। मेरा मशवरा है कि जिससे भी काम करें, जिस भी से काम करें, अपना टाइम लें और समझें, और कोशिश करें कि जल्दबाजी ना करें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप किसी भी लोगों से सेल्स में आप होता है कि आप कोशिश होती है कि जल्द से जल्द बंदा बाय करे, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप अपना टाइम लें, चीज़ों को समझें, मल्टीपल लोगों से बात करें, लेकिन काम जब एक डिसाइड करें एक आदमी के साथ काम करें ताकि वो आपको साथ एंड तक रहे। तो मेरे साथ जब भी कस्टमर जुड़ते हैं तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि उनको समझने की कोशिश करूँ कि उनकी चैलेंजेस क्या है। हर एक की सिचुएशन डिफरेंट है और उनको मैं उसी हिसाब से मशवरा देता हूँ, चाहे वो घर ले ना ले मुझसे, लेकिन कोशिश ये होती है कि मैं उनको सही मशवरा दूँ ताकि आगे जाके उनको प्रॉब्लम ना हो। Cool. Thank you, Junaid. Thanks for joining थैंक and यू, lovely talking to you. Thank you. थैंक यू।